हाँ जी बच्चों, आज हम लोग अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सभी बच्चे मेरे साथ रेडी हो जाएंगे, अपने रजिस्टर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कह रहे हैं सर हम तैयार हैं। आइए हम अपना पहला प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, जिसमें से एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसका नाम था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने बताया था कि इसके बारे में थ्योरी में डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड all the transactions from the point of view of business। हम अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से चलते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि बिजनेस को मैनेज करता है ऑनर। किसी को अगर गुड्स चाहिए तो वो ऑर्डर देता है ऑनर को, लेकिन हमारी अकाउंटिंग कहती है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि ऑर्डर ऑनर की बजाय बिजनेस को मिला है। अगर कोई व्यक्ति मनी देगा ऑनर को तो हम मानेंगे कि उसने मनी दिया है बिजनेस को। तो सभी अकाउंटिंग की बातें जो होती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, और ये हमारा कंसेप्ट कहता है कि ऑनर एंड द बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन्स। ठीक है, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ये आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ठीक है, अब आपके मन में दुविधा ये आ रही है कि सर सारी काम तो ऑनर करता है, तो फिर अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगी। तो उसके लिए चिंता ना करें, वो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि भाई बिजनेस के पास कुछ भी नहीं होता। आपके और मेरे पास तो कुछ हो सकता है, ऑनर है, ऑनर के पास अपना कुछ हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए जो हमने बिजनेस बनाया तो बिजनेस के पास कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर एसेट्स होते हैं, और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होती है। बिजनेस के पास बेटे अपना कुछ भी नहीं होता। अगर बिजनेस के पास कुछ आया तो वो एसेट्स हो गया, और जो भी आया वो किसी ना किसी पर्सन से तो आया, उस पर्सन को कल को वापस करना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी हो गई। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हमने स्टार्टिंग यहीं से करनी है कि बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। जितने एसेट्स होते हैं उतनी ही लाइबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सर एसेट्स क्या होते हैं। नंबर 1 एसेट्स।
आप किसी बिजनेस के पास जाते हैं, सपोज कीजिए आपने सोचा कि हमें घर के लिए कर्टेन्स चाहिए, पर्दे चाहिए, तो आप एक शॉप में गए। तो जब आप शॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके पास अंदर बहुत अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है। वो कहता है कि जनाब बैठिए, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे पर्दे चाहिए। तो उसने आपको सोफे पर बिठाया, तो वो सोफा किसका था? उसी बिजनेस का था। ठीक है। आपने कहा अच्छा भैया प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने कहा सामने कूलर लगा है, लड़के को बोला जाओ पानी लेके आओ। तो वाटर कूलर लगा हुआ था उसके अंदर, जिसे आप वाटर डिस्पेंसर बोल देते हैं। तो वो वाटर डिस्पेंसर किसका था? बिजनेस का था। आपने कहा बहुत सुंदर दुकान बना रखी है भाई, एसी लगा रखे हैं बहुत सारे। तो बिजनेस में एसी लगाए हुए हैं, तो वो एसी बिजनेस के हैं। आपने देखा यहां तो बहुत सारी कलेक्शन है पर्दों की, तो वो जो सामान है वो किसका है? वो बिजनेस का है। तो हर एक बिजनेस के पास कुछ सामान होता है या नहीं होता? और वो सामान जो होता है उसी को हम सरल भाषा में एसेट बोलते हैं। ठीक है। तो एसेट का मतलब होता है वो संपत्ति, व्यापार की वो संपत्ति जिसका व्यापार मालिक होता है। तो व्यापार में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्ति मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज व्यापार में होती है ना, हम उन्हें बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। बात समझ में आई? आपने शोरूम के बाहर देखी यार बहुत सुंदर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है। आपने पूछा गार्ड से कि भैया एक बात बताओ, ये गाड़ी किसकी है? वो कहता है हमारे मालिक की है। हमारी अकाउंटिंग कहती है अबे तुम्हारे मालिक का कुछ नहीं है, जो है वो इस दुकान का है, बिजनेस का है। समझ में आया? यानी एसी किसका है? बिजनेस का है। फर्नीचर किसका है? बिजनेस का है। एसी किसका है? बिजनेस का है। वाटर डिस्पेंसर किसका है? बिजनेस का है। बाहर खड़ी हुई आलीशान कार किसकी है? बिजनेस की है। ये दुकान किसकी है? ये हमारे सेठ जी की है। अरे नहीं भाई, दुकान भी किसकी है? बिजनेस की है। तो यानी एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। और प्रॉपर्टीज को हम लोग सरल भाषा में डिफाइन कर देते हैं थिंग्स, वस्तुएं, थिंग्स ऑफ वैल्यू। तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बिजनेस के पास जो मूल्यवान संपत्तियां हैं। थिंग्स ऑफ वैल्यू मतलब मूल्यवान संपत्तियां जो हैं उनको हम बोलते हैं एसेट्स। अच्छा, खैर सुनते जाना है, मन में सवाल आएंगे तो वो अपने आप प्रैक्टिकल करते हुए क्लियर होंगे। ये संपत्तियां ध्यान रखना दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं टेंजिबल और एक होती हैं इनटेंजिबल। हालांकि सरलता के लिए हम सिर्फ टेंजिबल उदाहरणों के साथ ही काम करते हैं। टेंजिबल मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि बिजनेस में ऐसे बहुत सारी संपत्तियां हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैश। आप देख सकते हैं कि उस दुकानदार के बॉक्स के अंदर, इसे बोलते हैं गल्ला, बॉक्स के अंदर कैश पड़ा हुआ है। इसी तरह से बैंक होता है और इसी तरह से हमारे पास मशीनरी होती है। जैसे मैंने स्पेसिफिकली कहा वाटर डिस्पेंसर और मैंने एसी की बात की, तो हमारे अकाउंटिंग में एक जनरल टर्म इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं मशीनरी। और एक बहुत बड़ी मशीनरी जो आपकी आंखें बड़ी कर दे हैं, उसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी भी कह सकते हैं आप, बड़ी मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी भी बुला सकते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर,
ये सारे के सारे हमारे ना टेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो धीरे धीरे आप इनके बारे में जान जाएंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। व्यापार के पास कुछ ऐसी संपत्तियां भी होंगी बेटे जिनका आकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो संपत्ति कहलाएंगी। इनको बोलते हैं अधिकार। इनटेंजिबल एसेट्स को सरल भाषा में आप समझ सकते हो राइट्स ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। मैं अभी इसका उदाहरण ज्यादा देना नहीं चाहता, बस मैंने आपके दिमाग में बात डाली कि एसेट्स क्या होती हैं। बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। और प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक तो वो जो आपको दिखती हैं, जो आप मेरे कहने से पहले भी जानते हो कि सर हम ये सब समझते हैं, इनके बारे में आप धीरे धीरे जान जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया एसेट्स। अब सर बात कर देते हैं जरा लाइबिलिटीज की। आइए जी लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? मैंने कहा जी बिजनेस कोई होता ही नहीं है, ये तो अकाउंटिंग ने एक डमी एंटिटी बनाई। तो बिजनेस के अंदर जो भी कुछ है वो बिजनेस का नहीं है, वो उसने किसी को देना है। तो बिजनेस के पास अगर कुछ है तो ये बात भी सच्चाई है कि वो उसने किसी ना किसी को देना है। ठीक है। और जो भी बिजनेस ने देना है वो बिजनेस का कर्जा है, और जो बिजनेस का कर्जा है वही बिजनेस की लायबिलिटी है। इसका मतलब हर समय बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी होती है उतना ही अमाउंट किसी ना किसी को बिजनेस ने देना भी होता है, तो हम उसे बोलते हैं लायबिलिटी। तो हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय बिजनेस। ओड का मतलब आप कह सकते हैं अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। अरे भाई किसी को तो देना है, कैसे देना है उसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब ये जो आपने अमाउंट देने हैं ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यानी व्यापार के कर्जे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। पहली कहलाती हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। फर्स्ट आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज एंड अदर आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सर इसका नाम इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्यों होता है? देखो जी, बिजनेस कहता है कि देखो मैंने पैसा जो भी है, मेरे पास जो भी पैसा है वो मैंने देना है, मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने कहा तो किसको देना है? तो बिजनेस कह रहा है जी मैंने अपने मालिक को देना है। तो हम कह रहे हैं भैया मालिक को देना है वो तो तुम्हारे घर की ही बात है, उसको नाम देते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है वो अमाउंट जो पेबल है टू ऑनर। अमाउंट पेबल टू ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। और इंटरनल लाइबिलिटी का हमने एक नाम रखा हुआ है, इसका फेमस नाम होता है कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल व्यापार के लिए लाइबिलिटी होती है, कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। और ये लाइबिलिटी बिजनेस ने किसको देनी है? मालिक को देनी है। और बाहर की दुनिया के लिए मालिक और बिजनेस अलग अलग नहीं होते, केवल अकाउंटिंग के लिए मालिक और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो बाहर की दुनिया कहती है कि भैया तुम अकाउंटिंग में जो करते हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी नजर में बिजनेस और मालिक एक ही है। तो अगर बिजनेस मुझे ये कहता है कि मैंने मालिक को पैसा देना है, तो हम समझते हैं ये एक ही बात है, तुम्हारे घर की बात है। तो यारी बाहर की दुनिया इसे घर की बात कहती है, और घर की बात कहती है तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। और हम इसे एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जो हमने इसे कह दिया कैपिटल। अब सर क्या इसके और भी नाम है? यस, इसके और भी नाम है जो आगे चल के आ सकते हैं, और वो नाम है,
हम इसे ज्यादातर कैपिटल बुलाएंगे, लेकिन इसे बुलाया जा सकता है एज इक्विटी, या तो इसे इक्विटी भी लिख सकते हैं और या फिर हम इसे नेट वर्थ भी लिख सकते हैं। तो यानी ये दोनों टर्म आप याद कर लेना। एग्जाम में एग्जामिनर आपको तंग करेगा, वो लिख देगा इक्विटी, बच्चा कहेगा यार मैं तो सिर्फ जानता हूं कैपिटल। तो हमने आपको बता दिया, एक टर्म आएगी इक्विटी और एक टर्म आएगी आपके पास नेटवर्थ। ठीक है, चलिए जी, अब आया एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये पेबल टू ऑनर था और ये पेबल टू आउटसाइडर्स होता है, पेबल टू आउटसाइडर्स, और इसे हम लोग लाइबिलिटी के नाम से बुलाते हैं। अब बच्चा कहता है कि सर लाइबिलिटी के आपने दो हिस्से किए, लाइबिलिटी के आपने दो हिस्से किए, पहले हिस्से को नाम दिया कैपिटल और दूसरे हिस्से का नाम लिख दिया लाइबिलिटी, तो ये क्या बात है? अब आपको समझाना है। कैपिटल दरअसल लाइबिलिटी का पार्ट ही होता है, लेकिन फिर भी अब हम इसे अलग अलग नाम से ना कई बार इसे कैपिटल बुला देते हैं और इसे लाइबिलिटी भी बुला देते हैं। समझ में? यानी कि लाइबिलिटी जब हम बोलेंगे कॉमनली तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बाहर वाले लोगों की बात कर रहा हूं, और बाहर वाले लोगों को मैंने कौन सा पैसा देना होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम सवाल करते हुए आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने मतलब व्यापार करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन क्या है? बाहर वाले को जो पैसा देना है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी। अच्छा जी, आगे बढ़े। हाँ, मैं समझता हूं कि बच्चों ने नोट कर लिया है। हाँ, इसके बारे में और लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं डिटेल में चर्चा करेंगे। अब वापिस आ जाते हैं जरा हम लोग। मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि भाई एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं, और क्योंकि इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे इक्वेशन कह देते हैं। और क्योंकि ये इक्वेशन अकाउंट्स ने बनाई है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन। बताइए, पहली बात याद हो गई कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। बोलो हाँ। सर याद हो गई। अच्छा, धुंधला धुंधला मैंने आपके दिमाग में डाल दिया एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। फिर मैंने आपको यह बताया कि लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, एक इंटरनल होती है। तो यानी इस लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। अब बेटे एसेट बढ़ेंगे और एसेट कम भी होंगे, लाइबिलिटीज बढ़ती भी हैं और कभी कभी लाइबिलिटीज बिजनेस में कम भी हो जाती हैं। आप लोन भी लेते हो और आप लोन को चुका भी देते हो। अब कैपिटल के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, ये था मेरा ऑनर और ये था मेरा बिजनेस। ये मैंने ऑनर बनाया और ये मैंने बिजनेस बनाया। बिजनेस के पास कुछ नहीं था, तो बिजनेस के पास कुछ भी आया तो कहां से आया? ऑनर से आया। इसका मतलब ऑनर ने मनी दिया। किसको दिया? बिजनेस को दिया। तो जब ऑनर मनी बिजनेस को देता है तो हम इसे नाम दे देते हैं कैपिटल।
कभी कभी ना ऑनर को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो ऑनर बिजनेस से पैसे निकाल लेता है। अगर ऑनर मनी को विड्रॉ कर ले, बिजनेस में से विड्रॉ कर ले, तो हम उसे बोलते हैं ड्रॉइंग। इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और जब वो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल। समझ में आया? यानी कि ड्राइंग क्या होती है? आप बताइए ड्राइंग क्या होती है? तो लिखें, ड्राइंग मीन्स अमाउंट और गुड्स और एसेट्स withdrawn by the owner for his पर्सनल यूज। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि उसने जो निकाला है वो अपने निजी काम के लिए निकाला है, तो हम उसे बोलते हैं पर्सनल यूज। ठीक, आगे लिखें, ड्राइंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अभी बेटे ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बात अभी अभी समझ में आए। बड़ी पेशेंस के साथ आप पहले नोट कीजिए, ठीक है? धीरे धीरे अभी मैं भूमिका बना रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिकल करना शुरू होऊंगा तो सब बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ जो आप सबसे खास चीज सीखोगे ना, वो ये सीखोगे कि सर ने जो बहुत सारी बातें समझाई थी वो लिखवा रखी थी। आप किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो वो आपको बात समझा देता है, लिखवाता नहीं है, और फिर घर जाके आप भूल जाते हो। आप कहते हो यार सर ने बताया तो था, लेकिन क्या बताया था पता नहीं चला। हमारे साथ पढ़ना है तो आपको पहले पेशेंस मेंटेन करनी है। इसका मतलब समझाने की जिम्मेदारी सारी की सारी मेरी रहेगी, समझ में ना? लेकिन समझाने के लिए कुछ समय लगता है। ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड से ही आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाएं। जितनी समझ में आनी शुरू हो जाए बहुत अच्छी है, बाकी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये बातें लिखवाऊंगा नहीं ना तो फिर ये बातें आप भूल जाओगे। चलिए जी, अब तक मैंने आपको 4 टर्म सिखा दी। एक सबसे पहली टर्म मैंने आपको एसेट बताई, फिर मैंने आपको कैपिटल बताई, फिर मैंने आपको लायबिलिटी बताई। अब एक नई टर्म मैंने आपको समझा दी, ड्राइंग, कि व्यापार में से यदि हम निकालेंगे, ऑनर अगर व्यापार में से निकालेगा मनी या मनी की कोई भी चीज निकालेगा तो हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। ठीक है? अब इन 4 चीजों से मेरी पहला तो बेस स्टार्ट हो गया कि मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझानी शुरू करूं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और कंसेप्ट सिखाया था जिसे हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन there are 2 effects। हर ट्रांजैक्शन के 2 प्रभाव पड़ने वाले हैं, एंड ये प्रभाव पड़ेंगे इन सच अ मैनर दैट accounting equation shall always remain equal। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हर
अब हमने समझाना यह है कि हर व्यापार की घटना दो प्रभाव डालेगी, लेकिन उन दोनों प्रभावों के बाद भी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा, हम आपको समझाएंगे। नंबर एक, इसका मतलब यह है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट बढ़ेगा तो जरूर उस ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नंबर दो, अगर एसेट बढ़ेगा तो या तो कैपिटल बढ़ेगी, भाई तभी तो दो साइड बराबर होगी, एक साइड बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो एक साइड पर एसेट है तो दूसरी साइड पर कैपिटल है या लायबिलिटी है, यानी एसेट बढ़ा तो दूसरे प्रभाव से कैपिटल बढ़ गई, तभी इक्वेशन बराबर थी। एसेट बढ़ा, दूसरे प्रभाव से लायबिलिटी बढ़ गई। या फिर आप यह कह सकते हैं कि इसकी वजह से अगर एसेट बढ़ता है तो कोई और एसेट गिर जाता है। या आप कह सकते हैं किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी बढ़ती है तो उसी के दूसरे प्रभाव की वजह से लायबिलिटी गिर जाती है। तभी तो ऐसा होगा कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहती है। अब यही सब बातें हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे समझना शुरू करेंगे। तो मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं आपको बात समझाने के लिए। तो भाई मेरे पास जो इलस्ट्रेशन आ रही है वो आ रही है इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सी इलस्ट्रेशन से आपको बात समझाएं। ऐसा करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ले लेते हैं। पेज नंबर है 5.9। हालांकि आपको सर ऐसा करो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ले लो, चलो मैंने कहा पहले 6 ले लेते हैं। ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखाई दे रही है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां लिखा है क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड शो द रिजल्टिंग बैलेंस शीट। चलिए फोकस हो गया। क्वेश्चन दो बातें मांग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक तो आप मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाएं, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इससे मुझे बैलेंस शीट भी बताएं। आपको भी बैलेंस शीट पता नहीं है। चलिए दो चीजें क्वेश्चन मांग रहा है और मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिया। आइए जी, फॉर्मेट भूल जाएं, सब चीज भूल जाएं और मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिखेंगे, यहां लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, टीएस गरेवाल, पेज नंबर 5.9। यहां ट्रांजैक्शन है मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले आप एक लाइन डालिए, उसके नीचे एक और लाइन डालिए, और फिर यहां पर एक वर्टिकल लाइन डालिए। यहां लिखनी होती है ट्रांजैक्शन, यहां लिखने होते हैं एसेट्स, यहां लिखा जाता है कैपिटल, और यहां लिखा जाता है लायबिलिटी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बजाय और कोई छोटी इलस्ट्रेशन पहले लेता हूं।
मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले लेता हूं, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 5.6। तो मैंने इलस्ट्रेशन कार्ड के नंबर 1 ले ली, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 5.6। पहले एक छोटी इलस्ट्रेशन समझाता हूं, फिर बड़ी इलस्ट्रेशन में बात करूंगा। अब यहां लिखा है, इसको मैंने काट दिया। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड रुपी 1 लाख इन कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है सचिन स्टार्टेड बिजनेस, तो इसका मतलब सचिन जो है वो बन गया मेरा ऑनर। सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस रुपीज 1 लाख इन कैश, तो इसका मतलब जो सचिन था, सचिन ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए। तो क्या हुआ, बिजनेस के पास पैसे आ गए, तो यानी एसेट्स में एक कॉलम बनेगा कैश। बिजनेस के पास क्या आ गया, 1 लाख रुपए का कैश आ गया। और ये कैश उसके पास किससे आया, ये उसके पास ऑनर से आया, तो ये लाइबिलिटी बन गई। इसका मतलब ऑनर को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई। और ऑनर की लाइबिलिटी का नाम होता है कैपिटल, तो अपनी लाइबिलिटी को भी बढ़ा दें 1 लाख। यानी इस घटना का प्रभाव क्या पड़ा, इस घटना का प्रभाव यह पड़ा कि व्यापार के पास कैश आ गया 1 लाख रुपए का, और व्यापार के पास लाइबिलिटी आ गई 1 लाख रुपए की, और इस लाइबिलिटी का नाम है कैपिटल। ठीक है। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, हम नीचे लाइन लगाते हैं, उसके बाद जोड़ को दोबारा दिखाते हैं। लिख लिया। अब आप लिखे दूसरी ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रही है परचेज गुड्स इन कैश, परचेज्ड गुड्स इन कैश ₹50,000। परचेज्ड गुड्स इन कैश 50,000, इसका मतलब व्यापार ने 50,000 रुपए कैश खर्च किया और सामान खरीद लिया। तो जो सामान होता है, उस सामान को हम लोग बोलते हैं गुड्स। सामान को क्या बोलते हैं, गुड्स। तो बताइए, परचेज गुड्स इन कैश, तो इससे व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो व्यापार का कैश कम हो जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा, तो भाई कैश के नीचे लिख दीजिए -50,000। कैश मेरा खत्म हो गया और मैंने सामान खरीदा, तो सामान के अंदर लिखिए +50,000। यानी हर घटना के 2 प्रभाव होते हैं ना, तो दोनों प्रभाव हमने कर दिए। कैश को कम कर दिया क्योंकि कैश खर्च हो गया, और सामान आ गया तो सामान को बढ़ा दिया। तो अब जैसी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, आपने एक लाइन लगानी है। ये लीजिए, ये लाइन लगा दी। अब बताइए, इसको कहते हैं न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन गई कि मेरे पास कैश है 50,000 रुपए का, पहले 1 लाख का था, इस घटना से पहले 1 लाख का था। 50,000 का कैश खर्च हुआ तो बचा कितना, 50, और सामान मेरे पास बचा हुआ है कितना, 50। ये दोनों मिला के 1 लाख हैं, तो बिजनेस के पास टोटल एसेट 1 लाख है, और बिजनेस की लायबिलिटी आज भी 1 लाख है। यानी हर घटना के बाद मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन ये दोनों साइड बराबर ही रहने वाली हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे लिखा है परचेज फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स 20,000।
अब लिखा है परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स। $20,000। अब क्या किया, अब हमने फर्नीचर खरीदा, तो भाई फर्नीचर खरीदा तो फिर से हमारे पास सामान आ गया, एक संपत्ति हमारी और बढ़ गई, हमारी लिस्ट में एक संपत्ति और बढ़ गई। क्या बढ़ गया? फर्नीचर बढ़ गया। तो इसका मतलब इसका एक और कॉलम बना दूंगा मैं, फर्नीचर। जितनी आइटम आपके पास आती जाएंगी मैं उतनी यहां पर और एडिशन करता जाऊंगा। तो भाई इस पे प्रभाव पड़ा 0, इस पे प्रभाव पड़ा 0, दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप दिखाओगे प्लस 20,000, प्लस 20,000। और अब सभी बच्चे ध्यान देना, यहां लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर फॉर 20,000। अब आपको लगेगा कि सर इसके पैसे दे दिए होंगे, और आपका लगना जायज है, क्योंकि नॉर्मली आप सामान लेने जाते हो तो आप पैसे दे के आते हो। लेकिन जो व्यापारी होता है, व्यापारी अपनी मोस्टली ट्रांजैक्शन उधार करता है। जब ट्रांजैक्शन में कैश का शब्द नहीं लिखा तो इसका मतलब यह घटना उधार की है। इसका मतलब यह कि मैंने सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर उधार में खरीदा है। अगर मैंने फर्नीचर उधार में खरीदा है तो फिर मुझे इसके पैसे सम्राट फर्नीचर को भी देने हैं, और अगर मैंने पैसे किसी को देने हैं तो वो मेरी लायबिलिटी है। तो भाई मेरी लायबिलिटी है, तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। तो भाई लायबिलिटी में मैंने एक कॉलम बना दिया, मैसर्स सम्राट फर्नीचर, यहां डाल दिया 20,000। इसका मतलब ये कि अब मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या हो गई, अब मेरे पास न्यू इक्वेशन हो गई बेटे कि कैश है हमारे पास 50,000 रुपए का, गुड्स हैं मेरे पास 50,000 रुपए के, फर्नीचर है मेरे पास 20,000 रुपए का। ये मेरे एसेट्स हैं। और अब मैंने 1,00,000 रुपए तो ऑनर को देने हैं और 20,000 रुपए मैंने सम्राट ट्रेडर्स को देने हैं। यानी मेरे कुल एसेट्स अभी भी 1,20,000 के हैं और मेरी कुल देनदारी व्यापार में 1,20,000 की है। चलिए जी, इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000। अब सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये वो घटना आ गई है जिसमें प्रॉफिट और लॉस आ गया है, और अब प्रॉफिट और लॉस की घटना को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000। इसका मतलब यह है कि मैंने 25,000 का सामान बेचा। कितने में बेचा? 35,000 में बेचा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर ₹35,000। अब सवाल यहां पर साइलेंट है कि यह सामान हमने कैश में बेचा या उधार में बेचा। अभी पीछे मैंने आपको समझाया था कि अगर सवाल के अंदर यह ना लिखा हो कि मैंने कैश में बेचा तो मैं ये मानूंगा कि मैंने उधार में बेचा। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये जो सामान बेचा ये कैश में बेचा या उधार में बेचा। अब सोच रहे हैं बच्चे, कह रहे सर जब आपने कहा है कि कैश नहीं लिखा हुआ तो ये उधार में बेचा।
मॉनेटरी वैल्यू पर मत जाना, मॉनेटरी वैल्यू तो हर चीज की दी होती है। ये नहीं आप कह सकते कि सर यहाँ 25 और 35 लिखा है तो इसका मतलब ये घटना कैश में हुई है, नहीं। जब तक सवाल ये ना कह दे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब होगा कि मैंने सामान उधार में बेचा। अगर मैंने सामान उधार में बेचा तो दूसरी दिक्कत ये आती है कि सर किसको बेचा, नाम तो बता दो, और इसमें नाम मिसिंग है। ठीक है, चलिए जी मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, इसका मतलब मेरा सामान 25,000 रुपए का चला गया। तो आपको याद है ना, ये कॉलम चल रहा है कैश का, ये कॉलम चल रहा है गुड्स का, और ये कॉलम चल रहा है फर्नीचर का। तो हमने सामान 25,000 का सामान हमने बेच दिया, तो भाई यहां से माइनस कर दो 25,000, क्योंकि मेरा 25,000 का सामान चला गया। अगर ये कैश में बेचा होता तो मेरा कैश बढ़ जाता 35। बोलो, चलिए अगर ये कैश में बिक जाता तो मेरा कैश कितना आता, 35। मैं इसे कैश में मान लेता हूं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 इन कैश। मैंने सरलता के लिए इसमें कैश ऐड कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए इसमें मैंने कैश ऐड किया 35,000, सामान गया 25,000 का, लेकिन मुझे पैसा मिला कितना, 35,000। यानी इस घटना में मुझे 10,000 का मुनाफा हुआ। बिजनेस कहता है कि देखो जी मेरा कुछ भी नहीं है, अगर मुनाफा होगा तो वो मालिक का होगा। तो मालिक का मेरे पास कैपिटल चली आ रही है, तो मुनाफा अगर होगा तो वो किसका होगा, मालिक का होगा। तो मालिक को जो मैंने पैसे देने थे 1,00,000, अब मैंने मालिक के लिए 10,000 रुपए और कमाए हैं, और ये वाले पैसे भी मुझे अपने पास नहीं रखने, ये मैंने मालिक को देने हैं। इसका मतलब कैपिटल के अंदर हम अगर प्रॉफिट होगा तो हम जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं 10,000 ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट को कैपिटल के साथ जोड़ देंगे। अब बच्चे के मन में सवाल आ रहा है कि सर अगर नुकसान हो जाता, 25,000 का सामान अगर 20,000 में बेचना पड़ता, कभी हो सकता है घाटा भी हो सकता है, तो घाटा हो जाता तो लॉस को मैं यहां पर माइनस कर देता। बोलिए समझ में आया? प्रॉफिट होगा तो मालिक का, लॉस होगा तो मालिक का। मालिक की लायबिलिटी का नाम है कैपिटल, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा कैपिटल में जोड़ देना, लॉस होगा कैपिटल में माइनस कर देना। चलिए जी अब लाइन लगा करके देखते हैं कि अब मेरी इक्वेशन की पोजीशन क्या हो गई। अब मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। मेरे पास पहले 50,000 का कैश था, 35,000 का सामान मैंने कैश में बेच दिया, तो मेरा कैश बढ़ के हो गया 85,000। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है सर ये उधार होता तो क्या होता, वो बाद में बात करेंगे, चिंता क्या है। 50 प्लस 35 85, 50 माइनस 25, तो अब ये बच गया 25। फर्नीचर अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 20,000, और अब मैंने कैपिटल के देने हैं 1,10,000, और लाइबिलिटी अभी भी है मेरे पास कितनी, 20,000। ट्रांजैक्शन नंबर 5, इसको लिख दो ना न्यू इक्वेशन, और आप चेक करके देख लेना ये बराबर ही होगी, कोई घबराने की बात नहीं है, ये बराबर ही होगी। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू मैसर सम्राट फर्नीचर। पेड टू मैसर्स सम्राट फर्नीचर, पेड टू मैसर्स सम्राट फर्नीचर। पेड का मतलब ही होता है कैश, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा इन कैश।
अब सवाल सर इसमें ये तो लिखा नहीं कि कितना कैश दिया। अरे भाई जितना देना था उतना दिया। देना कितना था? 20,000। तो इसका मतलब 20,000 का कैश हमने सम्राट फर्नीचर को दे दिया। अब अगर हमने कैश दिया तो सभी बच्चे मुझे समझाएंगे कि इसका प्रभाव कैसे कैसे पड़ेगा। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा है कि सर इससे कैश कम हो जाएगा, तो घटा दो कैश। ये 20,000 घटा दिया। अगर मैंने सम्राट को 20,000 रुपए देने थे और दे दिए तो भैया मेरी लाइबिलिटी भी तो खत्म हो गई। तो मैं लाइबिलिटी को भी यहां पर माइनस कर दूंगा। अब बताइए जी मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनी? अब न्यू इक्वेशन ये बची कि भाई 65,000, तो ये आपका बच गया कैश। 25,000 का बच गया सामान, गुड्स। 20,000 का आपके पास बच गया फर्नीचर। ठीक है। और कैपिटल है 1,10,000 रुपए की, और लाइबिलिटी तो हो गई है आपकी 0। ये सारे आपके इस छोटे से सवाल में बस यही एसेट्स थे और यही लाइबिलिटीज थी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब सर बैलेंस शीट क्या होती है? बहुत सिंपल है। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो पूरी, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में से एक वर्टिकल लाइन लगा दो। तो ये आपको टी दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं टी। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इसी के नीचे पैरेलल एक और लाइन लगाओ। और एक कॉलम यहां बनाओ। ध्यान रखना ये कॉलम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक कॉलम यहां बनाओ। ये आपके रुपए लिखने के लिए है। और यहां पर आपने लिखनी है एसेट्स। सर यहां पर तो एसेट्स लेफ्ट में थे, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए एसेट्स को राइट में ले आते हैं, लाइबिलिटीज को लेफ्ट में ले आते हैं। लाइबिलिटीज, इसका नाम होता है बैलेंस शीट। आपकी इक्वेशन ये दोनों बराबर थी, तो आपने इसकी लिस्ट यहां बना देनी है और इसकी लिस्ट यहां बना देनी है। ठीक है। तो पहले आपके पास कैश है, तो आप यहां पर लिखिए कैश 65,000। गुड्स, गुड्स को आगे चल के लिखेंगे स्टॉक। गुड्स कहना अच्छा नहीं लगता, स्टॉक कहना अच्छा लगता है। 25,000। फर्नीचर 20,000। जो भी एसेट्स होंगे उनकी लिस्ट यहां बना देना। जो लाइबिलिटीज थी उनकी लिस्ट लेफ्ट में बना देना। तो आपके पास लाइबिलिटीज थी मेरी कैपिटल 1,10,000, और बाकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई थी। अगर कोई लाइबिलिटी होती तो मैं यहां लिख देता। अब बस इनका जोड़ करके दिखा देंगे, और ये दोनों टोटल हमारे इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो भाई ये कितना हुआ? ये तो सर जोड़ लगाना बड़ा सिंपल है। 1 10, इसका जोड़ लगाओ। 5 और 5 10, 1 कैरी, 6 और 1 7, 2 9 और 2 11, 1,10,000। तो याद रखना बेटे कि ये हमेशा हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी।
तो सवाल ये उठा कि सर बैलेंस शीट क्या है? तो बेटे बैलेंस शीट आपकी इक्वेशन की प्रेजेंटेशन है। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, हमारे पास तो बीच में बहुत सारी इक्वेशन बनी। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये बनी, इक्वेशन नंबर 2 ये बनी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। क्या मैं हर इक्वेशन की बैलेंस शीट बनाऊंगा? आंसर इज नो। जब सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर नीचे आपको एक बैलेंस शीट बना देनी है, यानी बैलेंस शीट हमेशा लास्ट इक्वेशन के लिए बनेगी। अब बच्चा कह रहे सर क्या हमेशा मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा? आंसर इज नो। क्वेश्चन जब मांगेगा तभी बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ तो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंस शीट भी बनाओ तो बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन बच्चा कह रहा है सर मेरा मन है प्रैक्टिस करने के लिए, मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं, तो आप बनाइए। एग्जाम में दरअसल ना टाइम लिमिटेड होता है, तो एग्जाम में वही करना चाहिए जो मांगा गया है, वरना आपको उसके वो एक्स्ट्रा मार्क्स देगा नहीं और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। बोलिए आपको बात समझ में आई? चलिए जी, ये आपने नोट कर लिया। अब आइए फटाफट मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी और मैं देख लेता हूं कि क्या आपको कुछ होमवर्क दिया जा सकता है। होमवर्क लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। हालांकि 3 भी आप मत कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कीजिए। होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3। बच्चे कह रहे सर अभी तो आप 3 कह रहे थे, नहीं होगी, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो दिया ही हुआ है, पढ़ लेना। पेज नंबर 5.6 एंड 5.7। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको एक पहली ट्रांजैक्शन पढ़ाई जिसे हम बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताइए इसका प्रभाव क्या पड़ा था? सर इसका प्रभाव एसेट्स में हमारा कैश प्लस हो गया था और हमारी कैपिटल प्लस हो गई थी। यानी आपने देखना है कि हर घटना के 2 प्रभाव पड़ेंगे। एक प्रभाव आपके एसेट्स पे पड़ेगा तो दूसरा प्रभाव लायबिलिटी पे पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स पर ही दोनों प्रभाव पड़ जाएं, लायबिलिटी पर ही दोनों प्रभाव पड़ जाएं, लेकिन बात यह है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है ना? तो बेटे आज मैं आपको बस यही दे देता हूं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क आपको देंगे नहीं। आप पढ़ के देखिएगा, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 दोबारा बनाइएगा अपने आप, इलस्ट्रेशन 1 को रिपीट कीजिएगा, इलस्ट्रेशन 2 बनाइएगा, 3 बनाइएगा। इसमें आपको कुछ दिक्कत आएंगी मुझे पता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।